साथ ही इसी आयोग ने फिर एक शिक्षा नीति बनाई। उस शिक्षा नीति में जो हमने 1813 में कहा था कि स्कूल खोले थे, उसका विस्तारित रूप बनाया और उसके साथ में इसके अंदर जो है उन्होंने स्कूल के अलावा कॉलेज भी खोले, विश्वविद्यालय भी खोलने का व्यवस्था बनाया, क्योंकि ये शिक्षा का प्रचार प्रसार ब्रिटेन में पहले से हो चुका था। बच्चे पढ़ने लगे तो उसमें सभी तरीके के जो धर्म के लोग हैं, सभी तरीके के जाति के लोग हैं, उनको स्कूलों में जाने का और पढ़ने का मौका मिला। ये बदलाव का समय था जिसमें शिक्षा में और ज़्यादा विकास हुआ। 1835 में एक कुप्रथा थी जिसका नाम था गंगा दान। ये गंगा दान की जो कुप्रथा थी, बहुत सारे इतिहासकार कहीं कहीं लिखते हैं, मगर इसमें समझ में नहीं आता इसका एक गंगा दान का अर्थ था कि जो शूद्र है उसका जो पहला पुत्र पैदा होगा, उस पहले पुत्र को गंगा में बहा देना है। तो ये धर्म के नाम पे कुप्रथा थी। इसका क्या अर्थ था, मगर कुछ जो आलोचक हैं वो ये लिखते हैं कि जो शूद्र थे, उन शूद्रों के जो पहला बच्चा है, पहली संतान है, वो ताकतवर होती है, तो पहली संतान को जो है वो बहा देते थे ताकि ये शूद्र जो है ताकतवर ना हो पाए, ये हमेशा दिमागी रूप से मानसिक रूप से ये कमजोर ही रहें। तो इस सोच के तहत ये गंगा दान करवाते थे। बड़ी अजीब सी व्यवस्था थी। अब इसके पीछे और क्या बैकग्राउंड है वो मेरे को कहीं पढ़ने को मिला नहीं, मगर ये पढ़ने को मिला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस प्रथा को भी रोका गया अंग्रेजों के द्वारा। और 1835 में शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन और हुआ कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू की। तो हमारे देश में अंग्रेजी की शुरुआत 1835 से हुई कि बच्चों को स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाए। और जब अंग्रेजी का पढ़ाना शुरू हुआ, स्कूल चलना शुरू हुए, तो 1835 में ही शूद्रों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला। शूद्रों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। अब समान शिक्षा का अधिकार मिला तो कुर्सी पे बैठने का भी अधिकार 1835 में शूद्रों को मिला। तो ये ऐतिहासिक परिवर्तन है, यही युग परिवर्तन है, क्योंकि बड़ी आबादी थी जो शिक्षा से वंचित थी, जो मुख्य धारा में नहीं थी। तो यही हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी थी। हमारा देश ताकतवर इसीलिए नहीं बन पाया कि ये वर्ण व्यवस्था ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने 85% जनता का दिमागी रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से विकास नहीं होने दिया, उसको इन सारे अधिकारों से वंचित रखा। तो ये कुर्सी का बैठने का अधिकार 1835 में शूद्रों को मिला। ऐतिहासिक परिवर्तन। और साथ ही इसी के पहले 1833 में दास प्रथा थी, जो गुलामी प्रथा। और दास व्यवस्था में वो सारी जातियां पिछड़ा वर्ग की, चाहे वो नाई हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो काछी हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो बढ़ई हो, ये सब सेवक थे। जितनी काम करने वाली जातियां थी, यही तो सेवा थी। ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की सेवा थी, उनकी जो जरूरत है उसमें सेवा करनी है। और शूद्रों की तो थी, शूद्र तो जो दलित और अति दलित जातियां हैं, वो तो उनसे बहुत, शूद्रों से भी अति शूद्र थे वो। तो 1833 में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। और यह भी समझना है कि दुनिया भर में भी दास प्रथा का अंत हो रहा था। इसी कारण से अंग्रेजों को भी हमारे देश के अंदर भी दास प्रथा का अंत करना था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला था। इसलिए अंग्रेजों ने इस दास प्रथा को खत्म किया कानूनी रूप से, मगर फिजिकली रूप से यह दास प्रथा का अंत नहीं हुआ। पूरी राजाशाही व्यवस्था में 1947 तक, 1947 के बाद भी ये चली है और आज भी ये छोटे रूप में आज भी कई जगह है। तो ये थी साथी दास व्यवस्था जिसको अंग्रेजों ने खत्म किया। और 1833 में दास प्रथा उन्मूलन कानून लेके आए। ये दासों की आज़ादी का समय था और यहाँ से फिर दास स्वतंत्र रूप से किसान, मजदूर इस तरीके से बने। जो जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का जो बंधन था, उस बंधन को यहाँ से काटा गया। 1858 में सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बड़ा आंदोलन चलाया, शिक्षा के लिए 1813 में कानून बन गया था। 1833 में भी नई शिक्षा नीति बन गई थी और समाज के अंदर भी ये बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, इसकी चेतना ही नहीं थी। महिला का काम बच्चे पैदा करना है, घर को संभालना है, बस वही काम है। 1858 में सावित्रीबाई फूले ने पहला
बालिका बच्चियों का स्कूल खोला। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। यहाँ से महिलाओं का, बच्चियों का विकास शुरू हुआ। सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा पहल थी, सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया। फिर 1849 में कलकत्ता में अंग्रेजों ने JED बेटन बालिका विद्यालय की शुरुआत की। ये दोनों ही बहुत ही ऐतिहासिक काम हैं। फिर 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय खोले, जो उनकी प्रेसिडेंटी थी। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, 3 विश्वविद्यालय खुले। यहाँ से शिक्षा का विस्तार थोड़ा और बढ़ा। ये समाज परिवर्तन का जो बड़ा काम है यहाँ से शुरू। इसके बाद साथियों, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे आंदोलन चले थे। 1856 से साथियों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। जो विधवा महिलाएं थी उनका पुनर्विवाह हो, उसके लिए कानून 1856 में बना। और ये कानून मैं फिर बता दे रहा हूं कि इसमें सामाजिक आंदोलन भी चल रहे थे और अंग्रेज भी उसको कानून बना रहे थे। तो यहां से फिर विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ। 1872 में फिर नेटिव मैरिज एक्ट कानून बना। 1851 में सम्मति आयु अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम से क्या किया, उन्होंने शादी का उम्र डिसाइड किया, जिसमें उन्होंने निर्धारित किया कि 12 साल से कम उम्र की जो बच्ची है उसके साथ शादी नहीं करेगा कोई, वो गैर कानूनी होगा। 12 साल से कम उम्र की बच्ची। तब की मनुस्मृति में 8 साल तक की बच्ची से शादी करने का प्रावधान था। 8 साल और 25 साल का युवा, 8 साल की बच्ची और 25 साल का युवा शादी कर सकता, ये मनुस्मृति के अंदर था। 14 साल का बच्ची और 32 साल का युवा शादी कर सकता है। फिर आगे चल करके 1930 में शारदा एक्ट आया। शारदा एक्ट में बच्ची की उम्र 14 साल की गई और लड़के की उम्र 18 साल की गई। उसके बाद फिर 1978 में बाल विवाह अधिनियम आया, जिसके अंदर बच्ची की उम्र 18 साल की गई और बच्चे की उम्र 21 साल की गई। एक विकास की प्रक्रिया का क्रम है साथियों, जो महिलाओं का जो बदलाव हुआ जीवन का। इसी तरीके से शिक्षा के साथ ये सारी चीजें भी बदली, जिससे महिलाओं की जीवन में, परिस्थिति में बहुत सारा बदलाव हुआ, सुधार हुआ। और यही कहते हैं कि यहीं से युग बदला। अब साथियों आते हैं 1860 पे। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में भारतीय दंड संहिता 1860 जो दंड संहिता आज भी हमारे देश में चल रही है, ये इसकी शुरुआत 1860 में यहाँ से हुई थी। यहाँ से सबको समान दंड देने का व्यवस्था शुरू हुआ। यहाँ तक भी जाति आधारित, धर्म आधारित जो दंड व्यवस्था थी वो चल रही थी, आगे भी चली है वो। मगर यहाँ से अंग्रेजों ने ताकतवर तरीके से कोर्ट बनाए, कानून बनाए और ये कहा कि अब ये दंड संहिता यही चलेगी, जिसका विरोध भी हुआ। मनुस्मृति की जो दंड व्यवस्था थी, यहाँ से पूर्ण तरीके से उसको विराम देने की कोशिश की गई और दलितों को, बाकी लोगों के ऊपर जो दुर्दशा थी उससे निजात मिला। तो एक यहाँ से युग बदला। कानून था चरक बलि। अब ये चरक बलि क्या थी, जो भी कोई निर्माण करता था, पुल बनाता था या कुछ करता था, वहां पे शूद्रों की बलि दी जाती थी, वहां पे मनुष्य की बलि दी जाती थी। ये परंपरा थी पुरानी। तो इस परंपरा को भी खत्म किया गया कानून के रूप से, अंग्रेजों ने खत्म किया 1863 में। किस तरीके की परंपराएं थी, जो हमारा देश का विकास का स्ट्रक्चर क्या था, अभी हम और आगे इतिहास में समझाएंगे, तब आप वो विस्तार से समझ के हम कितने पीछे थे। और पीछे रहने का कारण था ये राजाशाही व्यवस्था और मनुस्मृति, जो मनुस्मृति की व्यवस्था, और 1892 आते तक। अब समझो कि 1818 में महार सेना बनी थी, मगर 1892 तक अंग्रेज ब्राह्मणों और जो क्षत्रिय थे, राजा थे, उनके दबाव में आ गए और उन्होंने अछूतों को सेना में भर्ती जो कर रहे थे उस पर रोक लगा दी। अब देखो इतने सालों के बाद 1818 से 1892, तो ये दबाव था जिसको हमको समझना है कि इतने सालों के बाद भी अंग्रेज भी इस दबाव में आए, क्योंकि उनको अपनी राज व्यवस्था चलानी थी। और साथ ही इसके बाद अंत में 1858 में जो रानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी, उसने साफ कर दिया था कि हम आपके जाति के मामले हैं, धर्म के मामले हैं, जो आपकी रीति रिवाज हैं, इन सब पे हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्योंकि उनके समझ में आ गया था कि इस पे अगर हम हस्तक्षेप ज़्यादा ताकतवर तरीके से करेंगे तो बहुत ही ताकतवर तरीके से विरोध होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और हुए जिनको समझने की जरूरत है। एक तो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ था, मगर ये हमको समझना है कि इस समय में नई औद्योगिक व्यवस्था का उदय हुआ था।
राजाशाही के समय में केवल किसान थे जिनका शोषण करते थे, जो किसानी करते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, इसी को लूटते थे, यहीं से पैसा लेते थे, यही शोषण का जगह था। नई औद्योगिक क्रांति आने के बाद से एक मजदूर वर्ग पैदा हो गया, औद्योगिक मजदूर वर्ग पैदा होगा, उद्योगों में काम करने वाला मजदूर पैदा हो गया। जो खेतों में काम करने वाला मजदूर अलग था, किसान अलग था, एक नया वर्ग पैदा हो गया, नए वर्ग का उदय हुआ जो था औद्योगिक मजदूर। इस क्रांति के साथ में, इस समय के बदलाव के साथ में, जब युग बदल रहा था, और ये ध्यान रखना है कि मैंने बार बार ये कह रहा हूं कि समाज की विकास की प्रक्रिया इस पर तय होती है कि आपका टेक्निकल विकास कितना हुआ। जितनी खोजें समाज में, जितना टेक्निकल विकास होगा, उसी आधार पर समाज के विकास की प्रक्रिया बदलेगी, समाज की रहने की, जीने की पद्धति बदलेगी। ये इस सबका कनेक्शन किसके साथ है? ये टेक्नोलॉजी के साथ है, ये विकास के साथ है। इसलिए विकास कभी पीछे नहीं आता। तो इस तरीके से साथियों ये औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, जिसमें मजदूर वर्ग, औद्योगिक मजदूर वर्ग एक नया पैदा हुआ। इसी में एक मध्यम वर्गीय वर्ग पैदा हुआ। पहले सीधे राजा थे, जमींदार थे, और सीधे किसान थे, सब गरीब थे। अब इसमें एक जो मजदूर है, मेहनतकश वर्ग है, उसके अंदर एक मध्यम वर्गीय मेहनतकश वर्ग पैदा हुआ। ये किस कारण से हुआ? ये टेक्नोलॉजी से जो उद्योग स्थापित हुए, उद्योग स्थापित होने के बाद से जो शिक्षा हुई, लोग पढ़े लिखे, पढ़े लिखने के बाद फिर अधिकारी बने, अधिकारियों को ज़्यादा वेतन मिला, तो फिर ये एक नया मध्यम वर्गीय वर्ग पैदा हो गया। तो इस जो नया युग आया उसमें ये एक नया बदलाव हुआ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि समय था, पूरी दुनिया का समय था, भारत देश है कि यहाँ युग बदल रहा था। तो यहाँ से साथियों ये युग बदला, औद्योगिक क्रांति का युग शुरू हुआ। इसके साथ में साथी एक चीज और समझना है कि जब सब चीजें परिवर्तन हुई तो यहाँ से राज व्यवस्था का भी युग बदला। राजाशाही के जगह क्या आया? लोकतंत्र आया, कानून का राज आया, पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, जनता का राज आया, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई। तो ये सारी अवधारणा क्यों आई? क्योंकि युग बदला। राजाशाही का युग दुनिया भर में खत्म हुआ और यहां से नया युग आया जिसका नाम लोगों ने लोकतंत्र दिया, नई व्यवस्था बनी। तो क्या हुआ? पिछली व्यवस्था खत्म हुई और नई व्यवस्था पैदा हुई, और पिछली व्यवस्था से नई व्यवस्था बेहतर है। ये विकास की पद्धति का सिद्धांत है। दो विरोधी चीजों के टकराव से एक नई चीज पैदा होती है, और ये मार्क्स की थ्योरी है। मार्क्स ने ये अपने पूरे सिद्धांत में समझाया। दो विरोधी चीजें कौन है समाज में? एक शोषक है और एक शोषित है। जो शोषक और शोषित दो विरोधी चीजें हैं, उसके टकराव से एक नया समाज पैदा होता है, और जो नया समाज पैदा होता है वो पिछले समाज से बेहतर होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि राजाशाही व्यवस्था खत्म हो रही है और यहाँ से फिर नया समाज, एक लोकतंत्र पैदा हो रहा है। तो राजाशाही से लोकतंत्र व्यवस्था बेहतर थी, जो कानून का राज है, जो अंग्रेज लेके हमारे देश में आए थे। तो साथियों फिर व्यवस्था भी बदली, ये हमको ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और तर्क हैं जिसको हमको समझने की और ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ में साथियों एक चीज और बदला। जब विचार जो थे, विचारों के अंदर मार्क्स के विचार आने के बाद से जो अंधविश्वासी विचार थे, उनकी जगह जो है तार्किक, जो वैज्ञानिक विचार थे, उनका सृजन हुआ। यानी जो अंधविश्वासी विचारधारा थी, जो धर्म के नाम पे अंधविश्वास थे, कुरीतियां थीं, जिनको थोपी जाती थी, जिस पे लोग दिमाग नहीं लगाते थे, ये कह दिया कि भैया ये तो भगवान ने बनाया, ये फलाने ने बनाया, तो उस पर सवाल नहीं करते थे। इस युग में अंधविश्वासों के खिलाफ बोलना शुरू हुआ और वैज्ञानिक चेतना और तर्क से बात होना शुरू हुई। तब कि दुखद पहलू है कि हमारे देश के अंदर आज इतने सालों बाद भी इतना अंधविश्वास है, इतने अंधविश्वासी लोग हैं, अंधविश्वास पैदा करने वाले लोग हैं। ये बहुत ही दुखद है। वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक विकास की दुनिया में हमारे देश के अंदर अवैज्ञानिक चीजें अभी जरूरत से ज्यादा हैं। अवैज्ञानिक समझ, अवैज्ञानिक सोच, इतने सारे झूठे बाबा बैरागी, दुनिया का
अभी भी वो जाल बिछा हुआ है जिसको विज्ञान ने तोड़ा है, दुनिया में टूटा है, मगर हमारे देश में नहीं टूटा अभी, क्योंकि हमारे देश के जो राजा रहे हैं, राज व्यवस्था रही है, पूंजीवादी राज व्यवस्था रही है, उसने इसी विश्वासों पे राजनीति की है। आज वापस इसी अंधविश्वासों में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं हमारे यहाँ की राजनीति, देश को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, जिससे देश अंधकारमय हो रहा है। विकास के क्रम को ये पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। वापस वही सड़े गले विचार, सड़ी गली विचारधाराएं, सड़ी गली सोच मनुस्मृति के अंदर जो थी, उस राजाशाही के अंदर थी, उन सोचों को अभी एक नए लोकतंत्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चल नहीं सकती वैज्ञानिक तौर से भी। इससे क्या होगा? समय खराब होगा। देश का विकास का जो प्रक्रिया, उसमें जितना ज्यादा विकास करना है, उस विकास में हमारा देश पिछड़ जाएगा। ये नुकसान होगा देश का, जो आज हमारे देश में चल रहा है। तो तार्किक तरीके से जो विकास का क्रम है, विकास की पद्धति है, युग बदला है। इस नए युग में जो व्यवस्था है, वो सब चीजें नए तरीके की होंगी, ये हमको समझना है। इस नए युग में अगर यदि हम राजाशाही की, मनुस्मृति की पुरानी व्यवस्थाओं को कुछ भी लेके आएंगे, तो हमारा देश का विकास नहीं होगा, देश का विकास थम जाएगा और पीछे की तरफ आएगा। हम दुनिया में नंबर 1 कभी नहीं बन पाएंगे यदि हम इस विचारों से, सड़े गले पुराने विचारों को लेके चले। यदि हम नई व्यवस्था को, वैज्ञानिक को, तार्किक व्यवस्था को, वैज्ञानिक तथ्यों को, वैज्ञानिक विचारों को, वैज्ञानिक थ्योरियों को, समाज को उससे चलाएंगे, तभी समाज का विकास आगे की तरफ होगा। जिसका सबसे पहली शर्त है कि हमारे देश के अंदर सब मनुष्य की एकता हो, मनुष्य की एकता हो। सभी जो हमारे देश के रहने वाला हर मनुष्य में आपसी में एकता हो। तो हमारे देश के अंदर इस फार्मूले को तोड़ने के लिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अभी जब से आरएसएस ताकतवर हुआ है हमारे देश में, तब से इन्होंने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इतनी नफरतें पैदा की हैं कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं विचारों में। मुसलमानों के प्रति नफरत, ईसाइयों के प्रति नफरत, दलितों के प्रति नफरत, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, साउथ और नॉर्थ के नाम पे। तो ये जो सारा चल रहा है, ये सब गंदा राजनीति है। ये देश को बर्बाद करने वाली राजनीति है। हमारी राजनीति का विकास का क्रम शुरू यहीं से होता है। देश की हर नागरिक की एकता बनाएं, आपसी में लड़ाई जितनी चल रही है, लड़ाइयों को खत्म करें। देश की जो जनता को लड़ाने वाली ताकतें हैं, उनको कमजोर करें, उनको खत्म करें, उनके विचारों को खत्म करें। इस रास्ते पे जब हम चलेंगे, तब हमारा देश महाशक्ति बने। ये हमको समझने की जरूरत है, राजनीतिक रूप से, व्यक्ति के रूप में। खासतौर से युवाओं को जरूर कह रहा हूं, इसलिए मैं बहुत मेहनत करके ये पूरी सीक्वेंस में वीडियो बना रहा हूं। तो आप समझ पाएंगे हमारे देश का भला कैसे होगा, हमारे देश को हम किस तरफ ले जाना चाहते हैं। यदि हम महाशक्ति की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हमको आज के जो विज्ञान है, चेतना है, तार्किक जो चीजें हैं, गलत चीजों को समाज से हटाना होगा, गलत विचार के लोगों को समाज से दूर करना होगा, गलत विचार की सत्ताओं को हटाना होगा। जो सामाजिक विचार, समाजवाद की विचार, समाज को सबको साथ लेने की बात करते हैं, ऐसे विचार के लोगों को आज सत्ता में लाना पड़े। ये सब चीजें समझनी होगी, खासकर यूथ को, कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते, कैसा समाज बनाना चाहते। आज जो यूथ आरएसएस के साथ, बजरंग दल के साथ, विश्व हिंदू परिषद के साथ लट्ठे लेके घूम रहे, मुसलमानों को मारने में मजा आता। आज की तारीख में बहुत बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान की नफरत में बहुत मजा आता उनको। एक मुसलमान को अगर महिला के साथ कोई बलात्कार कर दे 8-10 लोग, तो उनको मजा आ जाएगा। ऐसी चेतना, ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर भरी जा रही। ये जो ये भर रहे हैं ना, ये हमारे देश के दुश्मन हैं, समझ लो अच्छी तरीके। जो इस तरीके की नफरत भर रहे हैं, ये देश के दुश्मन हैं, चाहे हिंदू के रूप में हो, चाहे मुसलमान के रूप में है। यदि कोई मुसलमान धर्म के लोग हिंदुओं को मारने में खुश होते हैं, जिहाद के नाम पे हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं, तो वो भी हमारे देश के दुश्मन है, वो भी दुश्मन है। इस बात को हमको समझना है। धर्म के नाम पे किसी भी तरीके का अत्याचार, किसी भी तरीके का अत्याचार करना देशद्रोह है। ये बहुत ही गलत धारणा है, जिसको हमको समझने की जरूरत है। तो साथ ही बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि काफी लंबी चर्चा हो गई।
और इस वीडियो में हमने 2 हिस्सों में बात की है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में डालेंगे। आपसे मेरा गुजारिश ये है कि दोनों हिस्सों को आप सुने। और दूसरा निवेदन ये साथियों कि यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला निवेदन ये है साथियों कि शेयर करवाने में सहयोग करें, दर्शन की सीरीज सुने और इन वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें। ये विचार हैं जिसको हमको यूज समाज में ले जाना है। तो मैंने विचारों को बहुत मेहनत करके खड़ा किया, तैयार कर रहा हूं, मगर समाज में ले जाने के लिए आप सबकी जरूरत है, आप सभी नौजवानों की, हर भारत के देशवासी की जरूरत है कि हम देश के को बचाने के लिए इस सही विचारों को देश की जनता तक पहुंचाएं, ताकि हमारी जनता जागरूक हो सके साथियों। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, आप सभी से अपील कर रहा हूं कि आप सहयोग करें। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आप सहयोग करेंगे। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।